इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? और देखो बेसिकली इसमें 5 हेड हमने पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखे थे कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है, जिसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि सैलरी की टैक्सेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। अगर किसी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। तो इसमें पहले हम सबसे पहले इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे कि आखिर हाउस प्रॉपर्टी होती कैसी। पहले तो इसमें सेक्शन 22 से लेकर के 27 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। 22 से लेकर 27 तक इसमें सेक्शन होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है। हाउस का प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर मान लीजिए अगर कोई घर है, उसके वो पूरी जमीन इतनी बड़ी है, ये पूरी एक बहुत बड़ी जमीन है, इसमें यहाँ पे एक घर बना हुआ, तो क्या जो टैक्सेबिलिटी मतलब जो इनकम जो हाउस कहलाएगा वो ये कहलाएगा या पूरा कहलाएगा? ये जो लैंड पड़ा हुआ है ये भी हाउस की उस कैटेगरी में आ जाएगा या फिर पूरा आएगा? देखो अगर इसमें डेफिनेशन में बोल रखा है कि हाउस से मिली हुई जमीन जो होगी ना, हाउस से मिली हुई जमीन जो होगी वो भी उसकी हाउस की डेफिनेशन में आएगी, मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में लाई करेगी। लेकिन मान लीजिए हो सकता था जैसे कोई घर बना लैंड है और उस लैंड पे यहाँ पे छोटा सा एक कुटी, एक हल्की सी छोटी सी कुटिया बन रखी है, छोटी सी, जहाँ पे सर्वे कॉन्ट्रैक्ट जो बंदा रहता है देखभाल करने के लिए। तो इसका मतलब है अब जमीन के साथ जुड़ी हुई है, घर जुड़ा हुआ है। घर के साथ जुड़ा हुआ जमीन का मतलब क्या होता है, जैसे घर है और उसके बाहर लॉन है, लॉन के बाद यहाँ पे कुछ अलग से चीज बनी हुई, यहाँ पे थोड़ा सा वॉशरूम बना हुआ है, ऐसा करके बना रखा है। तो ये जो पोर्शन, जितना भी पोर्शन होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। बट अगर कोई जमीन है उसके साथ एक छोटा सा पोर्शन बना हुआ है तो ये नहीं बोलेंगे फिर वो घर है, फिर वो लैंड की कैटेगरी में चल जाएगा। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें सिंपल सा एक डेफिनेशन है, सबसे पहला सेक्शन इसमें स्टार्ट होता है सेक्शन 22, जो डेफिनेशन इसकी बताता है कि आखिर मतलब हमें जो चार्जिंग सेक्शन होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स चार्ज करना है। उन्होंने बोला है द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट thereto of which SEC is the owner shall be charged to tax under the head income from house property after deduction under section 24। मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू जो होगी, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजेस ऑफ एनी बिल्डिंग, मतलब कंप्राइजेस ऑफ एनी बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई। देखो उन्होंने बोला बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई जमीन, जमीन के साथ जुड़ी हुई बिल्डिंग नहीं बोली। ठीक है ना, जब बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई जमीन, उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी और उस जमीन का वो बंदा मालिक होना चाहिए, जो जमीन से इनकम जनरेट करी गई है, जिससे इनकम कमाई गई है, उसका वो मालिक होना चाहिए। तो ही वो टैक्सेबिलिटी जो आएगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ सेक्शन 24, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। मतलब आपने जो भी घर से कमाया पैसा रेंट पे, आपके पास घर है, आप उसके मालिक होने चाहिए। उसकी जो भी एनुअल वैल्यू होगी, जो भी उसकी एनुअल वैल्यू निकल के आएगी, उसमें से अपना जो अंडर सेक्शन 24 डिडक्शन बोल रहा है उसे माइनस कर लो, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, इन एंड ऑल शॉर्ट में बोलेंगे हम ये बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि किसी भी घर, कोई भी घर जो आपका है, जिसकी ओनरशिप आपके पास है, और उस वो घर और उससे जुड़ी हुई जो जमीन है, उससे कमाई गई जो भी इनकम है, उसकी जो एनुअल वैल्यू है, उसमें से अब डिडक्शंस माइनस कर लो, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर टैक्सेबल आ जाएगा। वो आपका चार्जिंग सेक्शन है। समझ में आया इसमें डेफिनेशन में? अब ये एनुअल वैल्यू क्या मतलब क्या हुआ, एनुअल वैल्यू क्या मतलब हुआ? एनुअल वैल्यू हम सीखेंगे सेक्शन 23 में बताएगा कि आखिर एनुअल वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी की कैसे निकाली जाती है। ओनर का मतलब क्या होता है, ओनर कौन होता है? ओनर में दो, एक तो होता है ओनर, एक होता है डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर के बारे में डिस्कस करेंगे हम 27 में। ओनर मतलब होता है जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है। मेरे नाम पर वो प्रॉपर्टी है तो ही मैं उसकी टैक्सेबिलिटी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में रखूंगा। अगर मैं मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी में उससे कमा रहा हूं तो वो मैं यहाँ पे टैक्सेबल नहीं करूंगा। लेकिन कुछ जगह पे जहां पर प्रॉपर्टी मेरे नाम पर भी नहीं होगी, पेपर मेरे नाम पर भी होंगे, फिर भी वो मेरी जमीन मानी जाएगी, तो उसे बोलेंगे डीम्ड ओनर। वो कौन सा केस होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग कुछ देर में। सेक्शन 27 ये चार्जिंग सेक्शन समझ में आया सबको? यस सर। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक केस देख समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक घर है, उसका एक ग्राउंड फ्लोर है, नीचे ये रहा फर्स्ट फ्लोर है, ये यहाँ पे मैं अपने आप रहता हूं, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। जहां पर आप अपने आप रह रहे हो, जहां पर आपने रेंट पे नहीं दिया, वो आपकी जमीन हो जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपने ऊपर वाला फ्लोर दे दिया, लेट आउट कर दिया, तो इससे होने वाली कमाई आप कहां पे टैक्सेबल करोगे? क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके नाम पर है, और इस पे जो रेंट आ रहा है, उससे जो आया जो रेंट,
उसकी जो टैक्सेबिलिटी आप करोगे वो कौन से हेड पे करोगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसकी जो टैक्सेबिलिटी आप करोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब ये देखो बोला गया है कि जो आपने घर से पैसा कमाया वो आपकी जमीन है, तो वो उसकी टैक्सेबिलिटी आप कहां करोगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक नेक्स्ट केस हमने लिया, जिस केस में हमने ये लिया, जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर वाला फ्लोर जो है वो ए को दे रखा था, उससे मैं रेंट ले रहा था 10,000 रुपए। कितने ले रहा था? 10,000। उसको उसके मान लीजिए उसकी कमाई में जो मंदी आ गई या फिर उसे कोई दिक्कत आने लगी, जो उसका रेंट वो निकालना मुश्किल हो रहा था, इसका रेंट निकाल पाना मुश्किल हो रहा था, ये मुझे 10,000 रुपए देता था, इसका 10,000 रुपए रेंट निकालना मुश्किल हो रहा था। इसने क्या करा, एक बंदे को इसने अपना ये पूरा जो फ्लोर था उसमें से आधा पोर्शन किसी और को सप्लाइट कर दिया। ये पूरा जो भी सामान था इसका वो उठा करके अपने इस कोने में ले आया और ये वाला पोर्शन उसने बी को दे दिया, और बी से उसने 6,000 रुपए लिए और 4,000 रुपए हमने जोड़ करके मुझे 10,000 रुपए दे रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं समझ में? क्वेश्चन क्लियर है? नो सर। अब मुझे ये बताओ कि जो मेरे लिए जो इनकम, मैं अगर पूछता हूं आपसे कि मेरे लिए जो टैक्सेबिलिटी होगी, जो मेरे 10,000 रुपए आ रहे हैं, वो कहां पर टैक्सेबल, कहां पर मैं चार्ज करूंगा? हाउस प्रॉपर्टी में, सैलरी में, कहां पर? पीजीबीपी में, कहां पर? हाउस प्रॉपर्टी में। और जो ए, जो क्योंकि देखो ए भी तो कमा रहा है यहाँ पर, मेरी प्रॉपर्टी से ए भी कमा रहा है, आया ना 6,000 रुपए। तो ये जो 6,000 रुपए ए जो कहां पे टैक्सेबल करेगा? अदर सोर्स या पीजीबीपी? पीजीबीपी में करेगा या अदर सोर्स में? अदर सोर्स में भी कर सकते हैं। हाँ देखो, ये जो करेगा ए जो है, देखो अब ए भी तो ए ने सबलेट कर दी, तो रेंट पे तो रेंट तो उसे ही मिल रहा है, लेकिन वो इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। अगर वो इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है तो उससे जो पैसा मिल रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। उसमें डेफिनेशन में ये था कि आप उसके मालिक होने चाहिए कंपनी, उस हाउस प्रॉपर्टी के। तो मेरे को जो 1,000 रुपए मिल रहे हैं वो तो टैक्सेबल हो जाएंगे कहां पर? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन जो 6,000 रुपए ए कमा रहा है, वो उसकी जो इनकम टैक्सेबल होगी वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन हाँ, उसका अगर ये कारोबार होता तो पीजीबीपी में, लेकिन उसका कारोबार नहीं है, तो उसने सबलेट किया है, और तो ये वाली जो इनकम वो टैक्सेबल करेगा ए, वो अपनी टैक्सेबल करेगा कहां? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कोई दिक्कत आई? हेलो, नो सर। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ठीक है, ये हम लोगों ने सब क्लियरली समझ लिया। अब हम देखते हैं इसमें एक नेक्स्ट केस देखते हैं कि आखिर चार्जेबल कंडीशन मतलब कौन कौन सी कंडीशन हमारी, जिसे मैंने अभी पढ़ाया उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो डेफिनेशन हमने पढ़ाई, कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी, जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किसी को चार्ज करोगे तो आपको क्या क्या चीजें कंडीशन देखनी पड़ेगी उसमें। पहली कंडीशन, प्रॉपर्टी शुड बी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनिंग देयरटू। मतलब मैंने बोला कि जो जमीन, बिल्डिंग से जुड़ी हुई जमीन से जो भी कमाई भी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होगी। बिल्डिंग में इंक्लूड क्या होता है? बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप, गोडाउन, अदर कमर्शियल प्रेमिसेस। Land appurtenant means the land connected with the building like garden, garage, etc. जो लैंड बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आपका गार्डन एरिया हो गया, जो आपका पार्किंग एरिया हो गया, ये सारी जगह भी आपके लैंड, आपके हाउस प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगा, और उसके ऊपर जो अगर आपने उससे कोई इनकम कमाई है तो उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। ठीक है? It may be noted that income from the letting out of the vacant land is however taxable under the head income from other sources or profit and gain and business or profession as the case may be। मैंने आपको बता ही दिया कि अगर किसी ने सबलेट कर दिया वो आगे, तो या तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा या तो पीजीबीपी में। नेक्स्ट, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का एसएससी मालिक होना चाहिए। ओनर इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट्स। The requirement of registration of the sale deed is not warranted. Ownership include both freehold and leasehold rights. Ownership include deemed ownership. एक deemed ownership के बारे में डिस्कशन हो रहा है। Deemed ownership का मतलब क्या होगा वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। The person who owns the building need not also the owner of the land upon with its stand। मतलब जो उसके साथ जुड़ी हुई जमीन है उसका भी मालिक होना चाहिए। The assessee must be the owner of the house property during the previous year in it is not material whether he is owner in the assessment year। मतलब क्या है? जिस साल आपने इनकम कमाई है उस साल आपके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता जिस साल उसका टैक्स पे कर रहे हैं उस टाइम आपकी ओनरशिप उसके पास उसकी है या नहीं है। जिस साल आपने उससे पैसा कमाया वो उस साल आप उसके ओनर होने चाहिए। If the title of ownership of the property is under dispute in a court of law, the decision as to who will be the owner chargeable to the Income Tax Act
under section 22 will be the income tax department till the court given the decision. तो मतलब ये कि अगर आपका कोई कोर्ट डिसीजन चल रहा है तो फिर तो जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं आ जाता इनकम टैक्स का तब तक वो रहेगा पेंडिंग इनके। नेक्स्ट, हेलो, हाँ जी, ये आपने बोला ना कि जो हाउस है वो उसके साथ जो लैंड है वो भी ओनर की होनी चाहिए। हाँ हाँ, अभी इसमें तो लिखा हुआ है ना कि बिल्डिंग नीड नॉट आल्सो बी द ओनर ऑफ, इसमें तो ये लिखा हुआ नीड नॉट आल्सो बी द ओनर। the person who owns the building need not also be the owner of the land upon his it is extent। मतलब ये क्या है, देखो अगर लैंड से, कहने का मतलब यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रॉपर्टी। यूजेज ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी मे बी यूज फॉर एनी पर्पस, ठीक है ना, बट इट इज शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर द पर्सनल फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड। मतलब जो प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप वो उस प्रॉपर्टी का, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उससे जो इनकम कमा रहा हूं तो वो टैक्सेबिलिटी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, वो जाएगी फिर मेरी पीजीबीपी में। तो वो बोला गया उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो होना चाहिए वो पर्पस, किसी एनी पर्पस, मतलब किसी पर्पस के लिए भी यूज कर लो, लेकिन वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल मत कर लेना। अगर बिजनेस के लिए इस्तेमाल करोगे तो भैया आपकी टैक्सेबिलिटी उसमें नहीं आएगी, आपको उसको रेंट में चढ़ाना पड़ेगा, तभी उसकी टैक्सेबिलिटी इस हेड में जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है? कंपोजिट रेंट होता है जैसे आपने बिल्डिंग के साथ साथ लिफ्ट भी दे दी, तो मीनिंग ऑफ द कंपोजिट रेंट पे पढ़ देता हूं। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मेक समटाइम receive rent in respect of the building as well as other asset like say furniture, plant and machinery for different services provided in the building, for example lift, security, power bank, power backup। तो ये सब चीजें अगर जो भी इसका भी रेंट में ले रहा हूं, अगर मैंने आपको कोई बिल्डिंग दी उसमें मैंने लिफ्ट भी लगा रखी है, सिक्योरिटी दे रखी है, पावर बैकअप दे रखा है, तो उसका जो मैं पैसा ले रहा हूं वो भी हमारा क्या वो कहलाएगा, कंपोजिट रेंट में की डेफिनेशन में आ जाएगा। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट, अब जो इसका ट्रीटमेंट आएगा वो कैसे होगा, वेयर कंपोजिट रेंट इंक्लूड रेंट्स of building and charges for different services, lift, security, etc. The composite rent has to be split up in the following manner। मतलब उसको split कैसे करना है, वो कैसे देखना है। The sum attributable to use of property is to be assessed under section 22 as the income from house property। The sum attributable to use of service is to be chargeable to tax under the head property। ये मैं आगे एक केस आपको डिस्क्राइब करूंगा, जिस केस में कुछ केस में यहाँ पे पीजीबीपी में चल जाएगा, कुछ केस में इनकम ऑफ द सोर्स। तो इस पार्ट को मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, उसके बाद में से ये देखते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब क्या है, अगर आपकी इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया आपकी हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या होगा। इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, अगर रेजिडेंट इन इंडिया है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, income from the property situated outside India is taxable whether such income is brought into India or not। मतलब क्या, अगर कोई बंदा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इंडिविजुअल हो चाहे वो एचयूएफ हो, तो जो भी अगर उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया से आ रही है, तो चाहे वो वेदर सच इनकम इज ब्रॉट टू इन इंडिया, इंडिया में मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है, उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव इन इंडिया। अगर रिसीव इंडिया में हो रही है तभी टैक्सेबल होगी, अथवा नहीं होगी। इसमें तो बोला है कि अगर बंदा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उस केस में टैक्सेबल होगी चाहे वो पैसा मिला इंडिया में या नहीं मिला। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट बंदा है, रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट है, तो उस केस में अगर इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया से में सिचुएटेड है प्रॉपर्टी आपकी, और उससे इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव इन इंडिया। अगर इंडिया में पैसा, अगर आपका घर बाहर है और उससे जो पैसा आ रहा है वो इंडिया में आपको रिसीव हो रहा है, तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आप नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, उस केस में एक केस आता है कि अब इसकी आपकी कंप्यूटेशन कैसे निकालोगे, आप कैलकुलेशन कैसे निकालोगे। तो इसमें फॉर्मूला दे रखा है, मतलब इसमें इसकी जो जैसे उसमें सैलरी का हमारा एक वो था, क्या नाम उसका, कंप्यूटेशन का मेथड था जिसमें सब चीजें कैसे ऐड की जाती थी, उसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी की भी कैलकुलेशन कैसे निकाली जाती है। पहले हम ये पढ़ेंगे, देखो जीएवी वैल्यू आएगी, जीएवी में से अपना लेस कर लो म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, जो उस घर का म्युनिसिपल टैक्स जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, जो टैक्स आपका म्युनिसिपैलिटी का टैक्स आता है वो। लेकिन वो टैक्स भी तब होगा, जैसे मान लीजिए माइनस तब कर सकते हो आप जब ओनर ने वो टैक्स जमा करा है। मान लीजिए किसी की जीएबी वैल्यू आई 1 लाख रुपए और मैंने किसी को सबलेट करा, मैंने किसी को घर लेट आउट करा और
उस बंदे को ही बोला कि भैया म्युनिसिपल टैक्स भी आप ही बेयर करोगे, तो ओनर अपनी जेब से टैक्स पैसा नहीं दे रहा अगर म्युनिसिपल टैक्स, तो उसे वो माइनस नहीं कर सकता। लेकिन वो अपने जेब से पैसा दे रहा है, तभी उसे वो अपने इस जीएबी वैल्यू में से माइनस कर सकता है, अदरवाइज वो माइनस नहीं कर सकता। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो आप माइनस कर लो। जो वैल्यू आएगी वो एनएवी आ जाएगी आपकी। एनएवी में से सेक्शन अंडर सेक्शन डिडक्शन मिल जाती है 24 की, ए और बी की। ए में जो है 30% ऑफ द एनएवी, तो जितना भी आपका एनएवी आएगा उसका 30% निकाल लो और जो वैल्यू आएगी वो उसमें से माइनस कर लो। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका एनएवी का 30% आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक्चुअल विदाउट एनी सीलिंग लिमिट, मतलब इसमें इंटरेस्ट की एक इंटरेस्ट का रूल है कि कितना इंटरेस्ट जो आपने लोन, आपने घर जो घर जिस घर से आपने इनकम कमाई है, उस घर को जो आपने पे लोन ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की जो डिडक्शन मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका रूलिंग ये बोल रखा है कि पहले जीएवी कैसे निकलेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जीएवी का ऊपर निकालने का मेथड दे रखा है तो हम उसको अलग से सीखेंगे। पहले जीएवी लिख लो, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लो, एनएवी आ जाएगा। एनएवी का डिडक्शन, स्टेट डिडक्शन 30%। ये 30 डिडक्शन है क्या? ये 30 डिडक्शन क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको घर रेंट पे दिया, आपसे मेरे को रेंट मिल रहा है, मान लीजिए 20,000 रुपए रेंट मिल रहा है, तो 2,40,000 रुपए मैंने कमाया। अब मेरे पास गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट कहने लगी सर आप लोग टैक्स दो, तो मेरे पास ये 2 लाख रुपए यहाँ पर एनएवी आ जाएगा ना। म्युनिसिपल टैक्स मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए टैक्स दे दिया, तो 2,40,000 में से 10,000 माइनस कर लिया, तो 2,30,000 रुपए यहाँ पे वैल्यू आ गई एनएवी। अब मुझे 2,30,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट कहने लगी इस पे टैक्स दो। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला सर उस पे जो खर्चे निकल रहे थे, उस पे मैंने रिपेयर से मेंटेनेंस करवाया, उसमें मैंने व्हाइट वॉश करवाया साल के बीच में, ये छोटे मोटे खर्चे, इसका डिडक्शन, ये भी तो मैंने खर्चा भी तो किया। तो गवर्नमेंट कहेगी यार ऐसे तो मैं छोटे मोटे खर्चे आप मुझे लिखवाओगे तो मेरे को तो समझ में नहीं आता। तो उन्होंने स्टेट 30% की डिडक्शन दे दी कि जो भी आपने पूरे साल भर में उसमें खर्चे करोगे उसका 30% आप उसमें से माइनस कर लो। वो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले लो जिसमें वो सब चीजें काउंट हो जाएगी। अगर आपने लोन ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी लिमिट में बता रहा हूँ, उसको भी माइनस कर लेना और जो बचेगा उसके ऊपर टैक्स दे दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग को ये वाला पार्ट है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक जीएबी करना है, जीएबी सीखना है कि जीएबी कैसे निकाला जाता है। एक हमें सीखना है इंटरेस्ट। देखो ये तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है वो तो हमें सिंपल सा गवर्नमेंट बता देगी कि भाई हमारे घर के ऊपर इतना टैक्स है तो उन्हें पे कर दिया था। लेकिन जीएबी कैसे निकाला जाता है वो सीखना है हमारे को। एक हम ये 30% स्टेट है, हमें सीखना है इंटरेस्ट। तो हमें दो चीजें हमें पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले सीखते हैं जीएबी कैसे निकालते हैं। जीएबी निकालने का तरीका है, उसमें आपको चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है म्युनिसिपल टैक्स, एक होता है फेयर रेंट, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल रेंट, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू होती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल रेंट, ये चारों चीजें होती क्या है। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? म्युनिसिपल वैल्यू होती है जो आपकी म्युनिसिपैलिटी ने डिसाइड की होती है। आपने जो आपकी जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने डिसाइड करा होता है कि भैया इस घर की कीमत इतनी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो म्युनिसिपल वैल्यू होती है। जैसे आपको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस घर से 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट हो जानी चाहिए, तो वो म्युनिसिपल वैल्यू होती है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक दो चीजें और देख लेते हैं। पहले हम एक्चुअल रेंट को देखते हैं। देखो एक्चुअल रेंट ये एक ऐसा आपका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसा मात्र आपका हेड है जिसमें जो एक्चुअल आपको जो पैसा मिला है, इनकम कमाई है, हो सकता है आप उसके ऊपर टैक्स ना दे रहे हो, और जो सोची हुई इनकम है, नॉशनल इनकम है, उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हो। मतलब क्या है, जैसे अभी तक के हमने सैलरी का चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये था कि अगर आपने सैलरी कमाई है पूरे साल भर में 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए को टैक्स दोगे। अगर आपने बिजनेस से पैसा कमाया है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए को टैक्स दोगे। मतलब जितना इनकम आपने कमाई है उतने के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक एक ये वाला एक ऐसा हेड है जिसके अंदर आपने, हो सकता है आपने पूरे साल भर में पैसा कमाया भी ना हो इतना, लेकिन फिर भी आपको उतने के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसे होता है? ये देखा जाएगा बेसिकली एक्चुअल रेंट पे। देखो जैसे एक्चुअल रेंट आपको मान लीजिए 12 महीने का मिला। अगर आपको 12 महीने का आपका घर जो है आपने 12 महीने पे रेंट पे चढ़ाया, ऑक्यूपाइड रहा, ठीक है, मान लीजिए 12 महीने किराएदार उस पर रहा, लेकिन उसने रेंट कितने का दिया, कितने महीने का दिया? 12 महीने का दिया। तो टैक्स कितने ऊपर देना होगा? 12 महीने के रेंट के ऊपर टैक्स देना होगा, क्योंकि पैसा भी हमें 12 महीने मिला और 12 महीने पे चढ़ा है। मान लीजिए 10 महीने चढ़ा, रेंट पे चढ़ा ही है हमारा, जो 10 महीने है, 12 महीने चढ़ा ही नहीं, 2 महीने रहा ही नहीं बंदा वहां पर, 10 महीने का ही हमारे पास रेंट आया, तो टैक्स कितने के ऊपर देना होगा? 10 के ऊपर देना होगा, ये नहीं 12 के ऊपर देंगे जब चढ़ा ही नहीं।
तीसरा केस क्या है, मान लीजिए 12 महीने हमने रेंट पे चढ़ाया लेकिन हमें पैसा मिला 10 महीने का। 12 महीने रेंट पे चढ़ाया लेकिन हमें पैसा मिला कितने का, 10 महीने का। तो हमें जो टैक्स देना चाहिए वो कितने महीने के पैसे के ऊपर देना चाहिए, 10 महीने या 12 महीने? 10 महीने, क्योंकि पैसा हमें 10 महीने मिला है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हमें क्या पता है कि 2 महीने वो पैसे उसने दिए नहीं दिए। भाई वो 12 महीने रहा है, हमें क्या पता उसने 2 महीने आपको पैसे दिए या नहीं दिए, हमें क्या पता। तो गवर्नमेंट तो ये तो बोलेगी ना कि भाई हमें नहीं पता इस चीज का कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, हमें इस चीज के तो बारे में नहीं पता, हम तो अब 12 महीने का ही टैक्स लेंगे, है ना। तो ये सही चीज है, गलत है? हेलो।